कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिकंदर महान। सिकंदर का संक्षिप्त परिचय और सिकंदर कौन थे, उन्होंने भारत पर कब आक्रमण किया और उनके आक्रमण के क्या परिणाम हुए, ये आज हम देखेंगे। तो सिकंदर से पहले हमारे यहाँ पर जो आक्रमण हुए थे ईरानी आक्रमण, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ईरानी आक्रमण के बाद में भारत पर सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण हुआ। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण हुए तो उसके बारे में देखेंगे। ये आक्रमण 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने किया था। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर सिकंदर का आक्रमण जो है 327 ईसा पूर्व में हुआ। कहीं कहीं पर हमें 326 ईसा पूर्व भी मिलता है या 327 भी, तो दोनों ही डेट्स हमारी सही होंगी। वैसे जो मान्य डेट है वो 326 ही है, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर जो है प्राचीन यूनान देश के एक छोटे से राज्य मैसेडोनिया को मकदूनिया भी कहा जाता है, वहाँ के राजा थे फिलिप, उनके पुत्र थे। और महान दार्शनिक जो हैं अरस्तु उनके शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे सिकंदर। जो महान दार्शनिक अरस्तु हैं उनके शिष्य थे। सिकंदर जो है, सिकंदर जब सिंहासन पर बैठा तो अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं हो सका। जब वो सिंहासन पर बैठे तो उनका एक छोटा सा राज्य था, उससे उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसके पिता ने संपूर्ण यूनान को पहले से ही जीत लिया था। पूरे यूनान पर उनके पिता फिलिप का अधिकार था। उसके हृदय में साम्राज्य विस्तार की महानतम महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई। उनके हृदय में साम्राज्य का वे विस्तार करना चाहते थे। ये जो महानतम महत्वाकांक्षा थी ये उत्पन्न हुई। सिकंदर पहला ऐसा यूरोपीय शासक था जिसने भारत में आक्रमणकारी के रूप में प्रवेश किया। सबसे पहला ऐसा शासक था सिकंदर जिसने भारत में आक्रमणकारी के रूप में प्रवेश किया। 326 ईसा पूर्व में ये आए थे और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में मरे थे ये, ठीक है। तो देखेंगे उनके भारत पर आक्रमण के समय भारत की दशा कैसी थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए तो भारत की दशा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम जो भारत था और पंजाब तथा सिंध अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब और सिंध जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें आपसी घोर शत्रुता और मतभेद थे, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे इनके। इस समय तक्षशिला का जो राजा था वो आम्भी था तक्षशिला का राजा, और पंजाब के जो राजा थे वो पोरस थे। और ये दोनों जो थे अधिक शक्तिशाली थे। तक्षशिला का राजा आम्भी और पंजाब का राजा पोरस जो है अधिक शक्तिशाली थे। मगध में नंद वंश का शासक था। मगध राज्य जो था उसमें नंद वंश का शासक था। मगध भी शक्तिशाली राज्य था, नंद वंश का शासक था और ये एक शक्तिशाली राज्य था। सिंध में कई छोटे छोटे राज्यों को पराजित करने में सिकंदर को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। उसको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। उसने सिंध के छोटे छोटे राज्यों को हरा दिया और इन्हें उसने आसानी से पराजित कर दिया। उन्हें आसानी से ये हरा देते हैं। विश्वघाती आम्भी और सिकंदर अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो आम्भी थे और सिकंदर थे अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद में सिकंदर 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार किया। 326 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया, सिंधु नदी जो थी उसको पार किया और तक्षशिला राज्य की सीमा तक जा पहुँचे। जो तक्षशिला राज्य था वहाँ पर, तो वहाँ पर ये जा पहुँचते हैं उसकी सीमा तक। वहाँ के शासक आम्भी ने सिकंदर के साथ मित्रता कर अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात कर दिया। मतलब जो आम्भी थे उन्होंने सिकंदर के साथ हाथ मिला लिया, उनसे मित्रता कर ली और उन्होंने वहाँ अपनी भूमि को छोड़ दिया। तो ये एक विश्वासघात था, भूमि के साथ धोखा दिया था उन्होंने कि अपनी भूमि को छोड़कर सिकंदर के साथ वे मिल जाते हैं। यही नहीं, उसने सिकंदर को प्रेरित किया कि वह पंजाब के शासक पोरस पर भी आक्रमण किए। आम्भी ने सिकंदर को ये प्रेरणा दी, ये प्रेरित किया कि जो पंजाब का शासक है, पंजाब में जो शासन कर रहा है पोरस, उस पर भी वह आक्रमण करे। तो अब वीर पोरस और सिकंदर के बीच में आक्रमण होता है। तक्षशिला से आगे बढ़कर सिकंदर जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच जो बसा हुआ पुरु राज्य था उसके नज़दीक पहुँच जाते हैं। चिनाब नदी के बीच पास बसा हुआ था पुरु राज्य, उसके नज़दीक पहुँचे। उन्होंने देखा कि पोरस एक शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार है। पोरस एक शक्तिशाली सेना के साथ था और युद्ध करने के लिए रेडी था पहले से। तो सिकंदर के लिए नदी पार करना कठिन हो गया।
वे नदी पार नहीं कर पा रहे थे। दोनों सेनाएं नदी के दोनों पार खड़ी खड़ी दाव पैच खेलती रही, एक इधर है और एक इधर है, बीच में नदी है। तो नदी के एक इधर कोने पे एक उधर की साइड है, एक इधर की साइड, तो दोनों क्या है आपस में वहीं से वो दाव पैच खेल रही है, लेकिन नदी पार नहीं कर सकते। नदी सिकंदर को नदी पार करने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो परंतु उसने रास्ता चुनने की कोशिश की, रास्ता ढूंढने की कोशिश की। रात की अंधेरा जब हो रहा था तो आंधी और वर्षा जो है बहुत तेज थी। तब सिकंदर ने अपने 1000 योद्धाओं के साथ झेलम नदी को पार कर लिया। जब वो रास्ता ढूंढ रहे थे तो ढूंढने से तो आपको पता ही है, जब हम किसी चीज़ की कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने से सब चीज़ मिल जाती है। तो सिकंदर ने वही किया, कोशिश करते रहे तो उन्हें रास्ता मिल जाता है और वे अपने 1000 योद्धाओं के साथ झेलम नदी को पार कर लेते हैं। पोरस को जैसे ही इसकी खबर मिली तो उसने अपने पुत्र की एक सेना की टुकड़ी के साथ भेजा। जब उसको खबर मिली कि सिकंदर आ रहा है तो उसने अपना जो उसका पुत्र था उसको एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ भेज दिया और सिकंदर ने इस सेना को हरा दिया। पोरस का पुत्र जो है वीरगति को प्राप्त हो गया, मतलब वो युद्ध भूमि में ही मारा जाता है, और जो व्यक्ति युद्ध भूमि में मारे जाते हैं उनको बोलते हैं वीरगति को प्राप्त हुए। तो पोरस का जो पुत्र था वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद पोरस जो है स्वयं एक विशाल सेना को लेकर सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आगे चल पड़े। उसके बाद पोरस ने स्वयं सिकंदर से युद्ध करने की ठानी और वो अपनी सेना के साथ चल देते हैं। पोरस की सेना में 50,000 पैदल थे। ये लोग ये आप सभी याद रखेंगे कि पोरस की जो सेना थी उसमें 50,000 पैदल, 3,000 घोड़े पर सवार सैनिक, 1,000 रथ और 200 हाथी थे। पोरस और उसके सैनिकों ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंत में पोरस का भाग्य इस तरह खराब निकला। पहला, सिकंदर की सेना नदी पार करके सिकंदर के पास पोरस के पास आ गई, और दूसरा कारण यह था कि उस दिन बारिश बहुत हुई थी जिसने पोरस की सेना को थका दिया था। बारिश के कारण जो पोरस थे उनकी सेना बहुत ज़्यादा थक जाती है। पोरस जो है अंतिम समय तक लड़ते रहे, अंत में वह भी हार जाते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जब वे हार जाते हैं तो सिकंदर उनको बंदी बना लेता है। अब हम सिकंदर की मृत्यु, ऐसे जब उन्होंने आक्रमण किया भारत पर तो वहाँ की राजनीतिक दशा वहाँ की जो दशा थी वो आप देख चुके हैं, किन किन से इन्हें युद्ध करना पड़ा। अब सिकंदर की मृत्यु कैसे होती है वो देखेंगे हम। सिकंदर एक ऐसे देश से होकर चल रहा था जहाँ पर उसकी सेना और अन्य साथियों को गर्मी और प्यास से अनेक कष्ट उठाने पड़े, उनमें से कई मर गए। जब सिकंदर अपनी सेना के साथ 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक एक जगह है, बेबीलोन में वहाँ पर पहुँचे तो यहाँ उन्हें ज्वर से आ घेरा। ज्वर मतलब शायद बुखार को ही बोलते हैं, बहुत तेज जो होता है। 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण? गर्मी और प्यास के कारण, क्योंकि यहाँ पर गर्मी थी उस टाइम पर भारत में, और उनको ये गर्मी जो है और पानी भी नहीं मिला तो ये सहन नहीं हुआ, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, फीवर इनको बहुत तेज हो जाता है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर के आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव थे और परिणाम क्या थे वो हम थोड़े से देख लेते हैं। कुछ राजनीतिक परिणाम और प्रभाव पड़े सिकंदर के आक्रमण के, जैसे अनेक छोटे छोटे गणराज्यों, राजतंत्र, विशाल भारतीय साम्राज्य और जनता पर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ा। विशाल साम्राज्य और राजनीतिक एकता, छोटे छोटे गणराज्यों को यह भली भांति समझ आ गया कि वे कितने कमजोर, विभक्त और परस्पर संघर्षशील थे। मतलब इसके आक्रमण से ये पता चला यहाँ के जो राज्य थे, गणराज्य थे, कि वे कितने कमजोर हैं और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक इतिहासकार है हमारे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, वे लिखते हैं कि सभी विदेशी आक्रमणों की भांति सिकंदर के आक्रमणों ने भी राजनीतिक एकता के भाव को उभारा। जो राजनीतिक एकता थी उसके भाव को उभारा। बाद में मतलब थोड़ी सी एकता उनमें होने लगी। छोटे राज्य जो एकता के मार्ग में रोड़े थे, जो छोटे राज्य थे जो एकता के मार्ग में रोड़े थे, जो एकता के मार्ग में जो रोड़े थे, छोटे राज्य थे जो, अब वे बड़े राज्यों में मिल गए, जैसे पौरव, अभिसार और तक्षशिला के राज्य। इस प्रकार सारी परिस्थितियां एक भारतीय साम्राज्य के उदय के अनुकूल बनी रही। भारतीय साम्राज्य के उदय के अनुकूल बनी रही, जिस राज्य की कुछ ही समय बाद चंद्रगुप्त ने नींव डाली। ये जो राज्य था उसके बाद यहाँ पर शासक चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर नींव डालते हैं मौर्य वंश की। डॉक्टर राय चौधरी ने भी लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण से उत्तर पश्चिमी भारत की छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गई थी। डॉक्टर राय चौधरी जो है वो भी लिखती है
कि यहाँ से जो मतलब उत्तर पश्चिम भारत की छोटी छोटी रियासतें थी वो भी ख़त्म हो गई थी, जिससे भारतीय एकता को काफ़ी बल मिला। जो भारत की एकता थी उसको काफ़ी बल मिला। बाद में सिकंदर के आक्रमण के जो प्रभाव परिणाम हुए कि थोड़ा सा एकता यहाँ पर आई, एकता की जो भावना थी इनमें भारतीयों में उत्पन्न हुई, इससे थोड़ा प्रभाव ये पड़ा क्योंकि इनको ये पता चल गया था भारतीयों के कि ये कितने कमज़ोर हैं और आपस में ही संघर्ष करते रहते हैं, तो बाहरी शक्ति इन पर आक्रमण करके इन पर विजय हासिल कर लेती है। तो ये हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा, सिकंदर के आक्रमण कब किया और क्या इसके प्रभाव हुए। तो हमारा ये जो टॉपिक है सिकंदर का, ये यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव ए गुड डे।